हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये M1R5 की थ्योरी वीडियो रहेगी। आप सभी की डिमांड है कि M1R5 के लिए एक थ्योरी वीडियो लाइए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप पढ़ते जा रहे हैं और अच्छी बात भी है, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन से आपका सिर्फ वही क्वेश्चन क्लियर हो पाता है जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि चार ऑप्शन देते हैं और एक क्वेश्चन होता है। तो उसके अलावा उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आपको है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है। तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो क्या करें। तो जैसे प्रिंटर से क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ जाते हैं, आउटपुट इनपुट से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत सारा जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए ये थ्योरी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर देखिएगा इसको। और इतनी नॉलेज आपको हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे भी दे देगा तो आप उसको करके आ सकते हैं। और इस क्लास से आप यकीन मानिएगा 20+ क्वेश्चन की उम्मीद करिएगा कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हैं अपने दिमाग को यूज़ करके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहाँ जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो बताऊँगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही करके आएंगे। इसमें एमसीक्यू भी है, इस पीडीएफ में एमसीक्यू भी रहेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम एमसीक्यू पढ़ लेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ लेंगे थोड़ा, तो वो आपका हो जाएगा। जिसको M1R5, M2R5 और M4R5 की बुक चाहिए वो ले सकता है। एक पीडीएफ का आपको 60 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। जिसको चाहिए वो ले सकता है, जिसको नहीं चाहिए वो यूट्यूब से पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये पीडीएफ तो सिर्फ उस बच्चे के लिए हमने डिज़ाइन करवाई है जिसके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जो किसी नौकरी या किसी जॉब में है। तो आपके पास अगर समय है तो हमारा तो यही सजेशन रहेगा कि आप जो है यूट्यूब से ही पढ़ें या वीडियोस से पढ़ें या बुक से आपके पास कोई, उससे पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चन देखें यहाँ पे। देखिए, ओ लेवल में अब से पहले आप सभी जानते हैं थ्योरी आता था लिखने के लिए। उसमें 60 नंबर का लिखना पड़ता था और 40 नंबर के एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, 10-10 नंबर के यानी, और फिल इन द ब्लैंक्स आते थे। तो वो नेलेट ने पूरा ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपका चेंज हो गया है, सिलेबस आपका वही है, बस पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम का। तो जो थ्योरी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ओ लेवल में, वो भी आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से नेलेट क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। M1R5 कह रहा है कि आउटपुट का माध्यम कौन सा है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा और चार ऑप्शन देगा उसके साथ, तो पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा है जो आउटपुट का एग्जांपल है। तो आउटपुट में देखिए, आप सभी जानते होंगे जो स्कैनर है, जो आपका स्कैनर है, जो माउस है और जो कीबोर्ड है और जो आपका प्रिंटर है। तो आउटपुट इसमें से कौन सा है जो आपको आउटपुट देता है। तो प्रिंटर आप सभी जानते होंगे प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंटर तो आपके जो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करने का काम करता है। तो वो प्रिंट हो जाता है आपका, यानी प्रिंट निकाल दिया, वो आपका आउटपुट है। अब आउटपुट भी दो तरीके का होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो होता है जो आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, जो आपके मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है वो सॉफ्ट कॉपी होता है। आप उसको प्रिंटर के माध्यम से निकाल लेते हैं तो वो आपका हार्ड कॉपी हो जाता है। स्कैनर आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, एक तरीके से इनपुट ही है। ठीक है, माउस भी आपका इनपुट है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट का एग्जांपल है। अब क्वेश्चन मान लो यहाँ से नहीं आया, चलो इससे नहीं आया, पूछ लिया क्वेश्चन इनपुट का एग्जांपल बताओ, कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे आपका स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, लाइट पेन है। इसके अलावा आपका जो यहाँ पर डिजिटल कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया। इसके अलावा ट्रैक बॉल है, मैग्नेटिक इंक कार्ड है, जैसे एम सी आर बताया था मैंने आपको, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ग्राफिक, यानी सारे के सारे जो है इनपुट के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब अगर आपको एग्जाम में इनपुट का एग्जांपल पूछ लेता है कि बताओ इनपुट का है, तो इसी में से तो देगा आपको, बताओ। तो यहाँ से आपके सारे क्लियर हो जाते हैं इनपुट के कौन कौन से एग्जांपल है, इससे बाहर थोड़ी दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जबकि वीडियो कार्ड, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्लोटर, हेडफोन्स, जो भी आपको यानी सुनाई दे रहा है जिससे, मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर, ब्रेल रीडर आदि आउटपुट के एग्जाम्पल होते हैं। तो इनपुट आउटपुट से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से पूछेगा कि कौन सा इनपुट का एग्जांपल है या कौन सा आउटपुट का एग्जांपल है, बस आपको याद रखना है। जैसे प्रोजेक्टर हो जाता है, ऐसे देता है एग्जांपल में, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, प्लोटर है, मॉनिटर है, ये किसके हैं, तो ये सारे आपके जो हेडफोन वगैरह, ये आपके प्रिंटर जो है, ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को आप सभी जानते हैं डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कंप्यूटर की स्क्रीन, जैसे कि आपने पीसी ओपन किया तो आपके सामने जो खुलते ही आता है वो आपका डेस्कटॉप होता है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, जबकि एप्लीकेशन तथा विंडो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भाग होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर के कौन से भौतिक पुर्जों से, जिसको देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिनको आप छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक छोटा सा डिफरेंस है। हार्डवेयर, कंप्यूटर
हार्डवेयर से तात्पर्य एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर के ऐसे भौतिक तत्वों या पुर्जों से है जिनका उपयोग कंप्यूटर में मूर्त रूप से होता है। हार्डवेयर के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे सीपीयू है, मदरबोर्ड आप छू सकते हो, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका एग्जांपल वो हो जाएगी फुल फॉर्म। हार्ड ड्राइव है, ठीक है, यूपीएस है। इसके अलावा माउस हो जाएगा आपका, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी क्या है आपके हार्डवेयर हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें आप लगाएंगे कीबोर्ड। क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, यानी जो कुंजी पटल है इसको कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। कुंजी पटल के उदाहरण के रूप में टाइपराइटर, कीबोर्ड आदि को जाना जाता है। टाइपराइटर जिसे टाइप करते हैं। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है, तो इसमें आप कैलकुलेटर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो तरीकों से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जा सकता है, सीडी और डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और डीवीडी का क्या फुल फॉर्म होता है कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है ना, कि इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है। सीडी डीवीडी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना या फिर इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये दो तरीके हैं आपके पास। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ठीक है, यानी सीडी या डीवीडी से, और इंटरनेट से, ये दोनों आप तरीके से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं नए सॉफ्टवेयर को। लाइट पेन क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है लाइट पेन जो है क्या है लाइट पेन। तो लाइट पेन यही पूछ लेता है कि किसका एग्जांपल है, तो ये इनपुट का एग्जांपल है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि लाइट पेन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, प्रोग्राम को ओपन करने और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग माउस की तरह भी किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए, किसकी तरह, माउस की तरह भी कर सकते हैं। लाइट पेन में एक बटन होता है जिसे दबाने पर पेन चालू हो जाता है, जिसके बाद यूज़र इस पेन का उपयोग कंप्यूटर को कमांड या निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है। यहाँ उसके बाद लिखा है लाइट पेन का आविष्कार किसने किया था। तो लाइट पेन का आविष्कार जो है ना, इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा मैं, मैसेज कीजिएगा मेरे पास 8505848968 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भेज दूंगा आपको। लाइट पेन जो है इसका आविष्कार बेन गर्ले ने 1959 में किया। आज के समय में लाइट पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि अब इसके स्थान पर टच स्क्रीन का यूज़ हो रहा है। आप सभी जानते हैं टच की स्क्रीन का यूज़ होता है, लाइट पेन का नहीं होता। लाइट पेन के उपयोग जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन दे देगा कि लाइट पेन का क्या उपयोग नहीं है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। इसका जो उपयोग है कंप्यूटर की, एक मिनट रुकिएगा, इसका प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर चित्रों को बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता है, प्रोग्राम को ओपन करने में आपकी हेल्प करता है, मदद करता है। लाइट पेन का उपयोग जो है यानी इसका जो यूज़ है लोकेटर के रूप में किया जाता है। लाइट पेन का प्रयोग टेक्स्ट को एडिट करने के लिए भी किया जाता है या कर सकते हैं। लाइट पेन के प्रकार है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 प्रकार लिखे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, हालांकि इतना नहीं पूछेगा आपके एग्जाम पे। कंप्यूटर की दो उपयोगिताएं पूछ रहा है, कंप्यूटर की दो क्या उपयोगिताएं हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप सभी जानते हैं, जो सूचनाओं को संग्रहण स्टोर करके सूचनाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम है, इनपुट को आउटपुट बनाता है। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, व्यवसाय हो यानी बिजनेस हो, एजुकेशन हो, आपका इंटरटेनमेंट है, इन सब चीज़ों में जो कंप्यूटर का यानी आज के समय में हर फील्ड में किसी में भी चले जाओ कंप्यूटर का यूज़ है। सर्च इंजन से क्या एग्जाम समझते हैं आप, सर्च इंजन पूछ रहा है, सर्च इंजन से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें यूज़र द्वारा प्रविष्ट की गई कीवर्ड्स का प्रयोग करके इंटरनेट पर सोचना खोजने में सहायता करता है। थोड़ा सा मुझे फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसलिए 1 घंटे की वीडियो हो सकती है, ज़्यादा की भी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे में ख़त्म हो। यहाँ पर मोटा मोटा देखिए, इस सर्च इंजन के एग्जांपल आपको याद रखने हैं, सिर्फ याहू, बिंग, गूगल, ओपेरा, फायरफॉक्स, ये 5 एग्जांपल याद रखिएगा। एक क्वेश्चन, एक नंबर पक्का है आपका यहाँ से, सर्च इंजन के एग्जाम्पल पूछेगा तो याहू, बिंग, गूगल, ओपेरा, फायरफॉक्स, ये सारे के सारे क्या है आपके सर्च इंजन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा सफारी है आपका, क्रोम है, ठीक है, और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे आपके वेब ब्राउज़र होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब प्रिंटर से क्वेश्चन आ जाता है कि जी प्रिंटर बता दो हमें कितने तरीके का होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रिंटर होते हैं 2 तरह के, एक तो आपका होता है एक तो बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा बताया था मैंने आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट में आपका कौन सा प्रिंटर आता है ये भी आपको याद रखना है, और इम्पैक्ट में कौन सा आता है। तो नॉन इम्पैक्ट में आपको थर्मल प्रिंटर, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर के बीच क्या अंतर है। तो जो इंकजेट प्रिंटर है और जो लेज़र प्रिंटर है इसमें डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक इंकजेट प्रिंटर कागज़ की स्याही जेट करके हार्ड कॉपी तैयार करता है। एक लेज़र प्रिंटर एक लेज़र और एक इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडल के माध्यम से आउटपुट प्रदान करता है। तो जो डिफरेंस है
ये देख लीजिए। लेज़र प्रिंटर की तुलना में किफ़ायती है, ये महंगा होता है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा लेज़र प्रिंटर की कोई नोज़ल नहीं लगाया जाता है, नोज़ल इसमें लेज़र प्रिंटर में कोई नोज़ल नहीं लगता है, जबकि इसमें लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, हमें यहाँ हमें स्याही को जल्दी से फिर से भरना पड़ता है, जो महँगा है जो स्याही है, ठीक है? यहाँ हमें जल्दी से स्याही दोबारा नहीं भरनी पड़ती है, तो बस यही डिफ़रेंस है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। लाइट पेन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, लाइट पेन मैंने आपको भी बताया भी है। लाइट पेन कंप्यूटर की सीआरटी कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के साथ करने वाला एक इनपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूदा टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, चित्र बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। एमएस वर्ड का कह रहा है कि क्या है एमएस वर्ड, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो एमएस वर्ड का पूर्ण रूप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप सभी जानते होंगे। पेशेवर गुणवत्ता वाले दस्तावेज पत्र, यानी जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है एमएस वर्ड में आप बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं बाद में। तो ये है, ठीक है। इसको स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो प्रारंभ में सभी प्रोग्राम पे जाएंगे, एमएस ऑफिस पे जाके एमएस वर्ड आपका सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एमएस ऑफिस में सिर्फ आपको एमएस वर्ड ही नहीं मिलता है, एमएस एक्सेल भी है, एमएस पावर पॉइंट भी है, एमएस एक्सेल भी मिलता है। ये सारी चीज़ें, सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, एग्जांपल समझाइए। तो मल्टीमीडिया शब्द मल्टी और मीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ यानी होता है बहुत ज़्यादा, और मीडिया का अर्थ होता है सूचना, इमेज, फोटो, वीडियो कुछ भी हो सकती है। इसके अलावा मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक यानी टेक्नोलॉजी है जो विभिन्न प्रकार के मीडिया, टेक्स्ट, फोटो, एनिमेशन, संगीत, वीडियो आदि को जो है आदि के माध्यम से संचार करने का डिजिटल रूप में अनुमानित देता है। आवश्यकता अनुसार डेटा को इकट्ठा करने की और उसको एडिट करने की भी परमिशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण सहित समझाएं। ऑपरेटिंग यानी शॉर्ट में ओएस बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक, यहाँ पर लिख रहा है, ऐसा प्रोग्राम है जो सिस्टम हार्डवेयर यूजर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। इसके अलावा यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच सभी इंटरेक्शन को संभालता है। कंप्यूटर सिस्टम का सारा कामकाज बेस लेवल ओएस पर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही निर्भर होता है। अगर कंप्यूटर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा, यानी एक तरह की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके अलावा यह सभी काम करता है, जैसे मेमोरी को संभालना, प्रक्रियाएं, प्रोसेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन आदि, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बनाया हुआ भी है डायग्राम, इसको भी आप देख सकते हैं। यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, ठीक है, सभी का आपस में कनेक्शन है। रिसाइकल बिन क्या है जी? रिसाइकल बिन देखिए, आप जो भी फाइल अपने पीसी से डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है जाके। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रिसाइकल बिन एक ऐसा एप्लीकेशन या फोल्डर है जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। अस्थायी रूप से यानी परमानेंटली नहीं रखता, सिर्फ कुछ समय के लिए, टेम्परेरी। यानी अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह परमानेंट डिलीट ना होकर एक फ़ोल्डर में अस्थायी रूप से स्टोर हो जाती है, जिसे आप दोबारा से स्टोर यानी पुनः स्टोर कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, सॉरी। डिलीट हुई फाइल जिस फ़ोल्डर में होती है उसी फ़ोल्डर को रिसाइकल बिन कहते हैं। इस फ़ोल्डर का उपयोग कई लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में स्टोरेज सेव करने के लिए भी करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर फाइल को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं, आपको ये फ़ायदा मिल जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि रिसाइकल बिन में जो फाइल है आपकी, वो कितने दिन तक पड़ी रहती है? वो कितने दिन तक उसे पड़ी रहती है? ऑप्शन में है आपके पास 30 दिन है, 60 दिन है, ठीक है, या 20 दिन तक रहती है, 10 दिन तक रहती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बाइट क्या है? अब आपसे पूछा है कि जी बाइट बता दो क्या होता है। तो दो निबल या 8 बाइनरी अंकों की इकाई को बाइट कहते हैं। तो 8 बिट जो होते हैं ना, वो एक बाइट के बराबर होता है, जिसका उपयोग अधिकांश कंप्यूटर किसी अक्षर, संख्या या टाइपोग्राफिक प्रतीक जैसे किसी वर्ण को दर्शाने के लिए करते हैं। प्रत्येक बाइट की एक स्ट्रिंग को धारण करती है। यानी एक बाइट में ये पूछता है कितने बिट होते हैं, तो बस आपको याद रखना है कि 8 बाइट में 8 बिट्स होते हैं या दो निबल। अब एक निबल में 4 बिट होते हैं, दो निबल में 8 बिट होंगे, सिंपल है। तो और 8 बिट का एक बाइट होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। मल्टीमीडिया हो चुका है आपका। ईमेल से क्या तात्पर्य है? ईमेल के फाउंडर रे टॉमलिंसन है, याद रखिएगा। और इसके अलावा ईमेल, ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपकी जो पूरी फुल फॉर्म याद रखिएगा कि ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल में आप 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के साथ भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को अटैचमेंट बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी आ सकता है। ईमेल में दो वर्ड याद रखने होते हैं आपको, सीसी और बीसीसी, ठीक है। सीसी यानी कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब कह रहा है कि ईमेल से आप क्या समझते हैं, तो आप सभी जानते हैं कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है ईमेल, यानी संचार का साधन है, सबसे पुराना है, फेमस भी है ईमेल। और ईमेल आज के समय में आप यूज़ भी करते होंगे, आपके पास भी एक ईमेल आईडी होगी। और कोई भी अगर आप फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उसमें भी जो है ईमेल की जो है आपको ज़रूरत पड़ती है।
तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईमेल इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट ज़रूरी है, ईमेल आप यूज़ करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं एक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं तक कंप्यूटर संग्रहित आदेशों का आदान प्रदान, यानी मैसेजों का लेन देन, एक तरीके से कह सकते हैं। अब लेन देन मैसेज का मतलब आदान प्रदान यही होता है। ईमेल व्यावसायिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए, व्यवसाय के लिए भी और बिजनेस के लिए भी, यानी पर्सनल यूज़ के लिए भी संचार करने का एक तेज, सस्ता और फ्री तरीका है ईमेल। ईमेल में कोई पैसा लगता ही नहीं है। इसके माध्यम से यूज़र किसी को भी इंटरनेट कनेक्शन के जरिए मैसेज या पीडीएफ फाइल भेज सकता है। मैंने आपको बता ही दिया है, अभी 25 MB तक की फाइल भेजी जा सकती है। ईमेल संदेश जो है आमतौर पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII की फुल फॉर्म एग्जाम में आएगी, एक नंबर पक्का कर लो यहाँ पर। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII की फुल फॉर्म होती है, एग्जाम में आएगी। और प्रारूप में अकाउंट किए जाते हैं। आमतौर पर एक ईमेल संदेश में मुख्य दो घटक होते हैं, एक तो आपका हेडर और एक आपका बॉडी। ईमेल का उपयोग, अब ईमेल व्यक्तिगत या आप सभी जानते हैं ईमेल का तो क्या यूज़ है, इसको यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, इसके भागों और इसके कामों को पूछ रहा है कि बताइए। तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का एक प्रकार है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। CPU जो है एक कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा या निर्देशों, इंस्ट्रक्शन को नियंत्रण कंट्रोल करता है। ठीक है, CPU जो है कंप्यूटर के लिए ठीक उसी प्रकार उपयोगी है जैसे एक व्यक्ति के लिए उसका दिमाग, इसलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। CPU को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके अलावा CPU कंप्यूटर के सभी कार्यों को संपादित करने में 3 भागों का उपयोग करता है। अब वो 3 भाग कौन से हैं वो यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले है ALU, फुल फॉर्म आएगी ज़रूर, ALU की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU की फुल फॉर्म हो जाएगी। सेकंड है आपकी CU यानी कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, CU। और इसके अलावा MU यानी मेमोरी यूनिट। तो ये 3 भाग होते हैं। CPU यानी CPU बराबर ALU प्लस CU प्लस MU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसमें आपके अंकगणितीय कार्य होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह। CU यानी कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट। तो CPU के कार्य पूछा है तो 3 भाग हो गए। CPU के कार्य क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो याद रखना CPU को ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। इनपुट प्राप्त करने के लिए मेमोरी को एक्सेस कर डेटा रीड करना इसका काम होता है। कंप्यूटर की कंप्यूटर कीबोर्ड से प्राप्त निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल तथा प्रोसेस करना। कंप्यूटर से मिलने वाले प्रोग्राम और निर्देशों के आधार पर काम करना, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिले उसके हिसाब से काम करना होता है, अपनी मर्जी से नहीं। इनपुट डिवाइस से डेटा प्राप्त कर परिणाम दिखाना। इनपुट डिवाइस से जो आपने उसको इनपुट दिया है उससे जो भी उसको डेटा मिला है उसको आपका आउटपुट देगा। अंकगणित तार्किक गणना अभी बताया मैंने आपको, करता है ALU में। इनपुट को आउटपुट में बदलता है, इनपुट को आउटपुट में बदलता है, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ता है। तो ये आपके काम हो जाते हैं किसके, CPU के। उम्मीद है क्वेश्चन अगर फंसेगा तो करके आ सकते हैं। MS पावर पॉइंट क्या है, अब MS पावर पॉइंट आप सभी जानते हैं, जिस तरीके से आपका पावर पॉइंट यानी जैसे इम्प्रेस मैंने आपको समझाया था प्रेजेंटेशन, यह प्रोग्राम रॉबर्ट्स गास्किन्स और डेनिस ऑस्टिन द्वारा फोरथोट, यानी इतना नहीं पूछेगा आपसे, ये बात आपको याद रखनी है। इसे 20 अप्रैल 1987 को जारी किया गया, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है लिब्रे ऑफिस आएगा, प्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए बस आप, जो लिखा है यह एक प्रेजेंटेशन आधारित प्रोग्राम है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया अभी, यह एक प्रेजेंटेशन आधारित प्रोग्राम है जो प्रेजेंटेशन को अधिक इंटरेक्टिव और दिलचस्प बनाने के लिए ग्राफिक्स, वीडियो आदि का उपयोग करता है। सहेजे या बनाए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन PPT होता है। प्रेजेंटेशन फाइल का फाइल एक्सटेंशन पूछ सकता है तो क्या हो जाएगा, PPT हो जाएगा। स्लाइड और अन्य सुविधाओं से युक्त पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को PPT के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है, तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसे एक नेटवर्क में कई यूज़र द्वारा साझा किया यानी शेयर किया जा सकता है। एक नेटवर्क में एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं जिनमें से प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। एक ईमेल सर्वर नेटवर्क पर ईमेल प्राप्त करता है और वितरित करता है यानी शेयर करता है। नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर को जो एक होस्ट है कंप्यूटर को नेटवर्क पर संचार करने के लिए एक IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की आवश्यकता होती है। नेटवर्क पर कंप्यूटर को IP पते के बजाय परिचित नामों से याद रखना आसान है। हर कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेटवर्क देख लीजिए। लैन आपने सुना होगा, एक नंबर नहीं, यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं, याद रखें, फुल फॉर्म पूछेगा ज़रूर। अब लैन जो है
लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, सबसे छोटा नेटवर्क है, उसके बाद आपका मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और उसके बाद आपका मैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म। सबसे छोटा नेटवर्क का प्रकार आपका लैन है, ठीक है, लैन होता है, उसके बाद मैन है और उसके बाद है वैन। लैन 1 किलोमीटर के दारी 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है ये, ठीक है। जैसे आपका बिल्डिंग हो गई उसमें काम कर सकता है, कि स्कूल हो गया उसमें काम कर सकता है, और इसके अलावा आपका कोई पर्सनल ऑफिस है उसमें ये काम कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के नेटवर्क जो है आपको याद रखने हैं। सर्वर के प्रकार है यहाँ पर देखिए, फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, मेल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, और उसके बाद है आपका यहाँ पे बैक एंड एप्लीकेशन और फ्रंट एंड एप्लीकेशन। एफटीपी सर्वर यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, और डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो मीडिया प्लेयर है इसका यूज़ किस लिए करते हैं? तो मीडिया प्लेयर जो है इसका यूज़ किस लिए कहते हैं? मल्टीमीडिया फाइलों को कंप्यूटर या एंड्रॉयड फ़ोन में खोलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को मीडिया प्लेयर कहते हैं। जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर, वीएलसी आपने नाम सुना होगा, ये मीडिया प्लेयर है। मल्टीमीडिया ऐसी सामग्री को कहते हैं जिसमें ऑडियो, वीडियो, चित्र, एनिमेशन आदि सामग्री का उनके अलग अलग रूपों में संयोजन होता है, ठीक है। मल्टी प्लेयर के उपयोग गाने या फिल्में चलाने में, सीडी ट्रैक को MP3 और अन्य वीडियो प्रारूप में रिप करने में, इंटरनेट से रेडियो सुनने में, ऑनलाइन संगीत सुनने और स्टोर करने में। इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। इंटरनेट आपको क्या सर्विस देता है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो याद रखना है आपको आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस कंपनी का भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए आईएसपी का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे जियो है, एयरटेल है आपका, और वीआई है, और BSNL जो आ रहा है भारत संचार निगम लिमिटेड, ये है। और इसके अलावा कह रहा है कि इंटरनेट से तात्पर्य एक ऐसे नेटवर्क से है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों विभिन्न कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसके जरिए व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है या करता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी TCP/IP कहते हैं। इसमें 4 लेयर होती है। एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, TCP/IP में कितने लेयर होती है? तो 4 लेयर होती है, याद रखिएगा। इंटरनेट सेवाएं सॉफ्टवेयर, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, टेक्स्ट फाइलें या अन्य दस्तावेज इत्यादि बड़ी मात्रा में डेटा तक पहुंचने, विनिमय करने करने के लिए हमें इंटरनेट सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको इंटरनेट सेवा का उपयोग करना होगा। इंटरनेट से जुड़ना है तो आपको किसका उपयोग करना होगा? इंटरनेट का। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? तो सॉफ्टवेयर की सबसे पहले देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की समझने योग्य भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार हमें कंप्यूटर पर जो भी कार्य करना होता है उस कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में बहुत से निर्देश लिखे होते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के समझने योग्य होते हैं, उसकी भाषा में होते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इन्हीं निर्देशों को पढ़कर कंप्यूटर हमारे जो काम है उनको आसानी से कर पाता है। निर्देशों के इसी समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो आप सभी जानते होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जैसे आपका लिब्रे ऑफिस है, MS ऑफिस है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या मोबाइल के लिए प्रमुख सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर मोबाइल को चलाने के लिए हमारे यूज़ होते हैं, काम करते हैं। ये कंप्यूटर में आंतरिक रूप से काम करते हैं और कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को काम करने में मदद करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब जैसे यहाँ पे है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है, जैसे उसको ज़रूरत है उसके अनुसार करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र कभी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकता है, यानी इंस्टॉल भी कर सकता है अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरत नहीं है तो अनइंस्टॉल भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस आ जाएगा, वेब ब्राउज़र है, वीडियो एडिटर है, लिब्रे ऑफिस है, ये सब इसमें आ जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ साथ कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के डेटा को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। जिसमें आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, बैकअप सॉफ्टवेयर है और फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर है। तो ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको याद रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था क्या? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था? तो देखिए, दूसरी पीढ़ी में आपको मैंने बताया था ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, याद रखिएगा। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड पीढ़ी में। और जो फोर्थ पीढ़ी रही है आपकी उसमें क्या? VLSI, ठीक है, फोर्थ पीढ़ी में। और फिफ्थ पीढ़ी में जो है उसमें आपका ULSI।
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और वीएलएसआई का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड होता है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, जबकि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया है, लेकिन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तथा आईएसपी यानी आईएसपी चिप का उपयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज थर्ड पीढ़ी में हुआ है। तो 3 पीढ़ी तो आपको याद ही रखनी है। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? तो सर्च इंजन, जैसे आपका गूगल है, ठीक है। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण गूगल है, आपका क्रोम है, ठीक है, याहू है। और ये क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा आपसे कि गूगल है तो यहाँ पे क्रोम दे दिया, जबकि ये तो सर्च इंजन है और ये आपका वेब ब्राउज़र, दोनों सर्च करने के तो काम करते हैं। ये याद रखना है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं किस चीज़ का? याहू, बिंग, गूगल सभी का कर सकते हैं, डी हो जाएगा इसमें। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र द्वारा यानी प्रविष्ट यानी जो दिए गए कीवर्ड्स का प्रयोग करके इंटरनेट पर सूचना खोजने में सहायता करता है। सर्च इंजन का एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिखाई दिए हैं, यह हो चुका है। एमएस ऑफिस आपका हो ही चुका है, क्योंकि एमएस ऑफिस आपके सिलेबस में नहीं है, लिब्रे ऑफिस है। अब ये डेस्कटॉप भी हो गया है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझा ही दिया है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को सरल बनाते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से प्राप्त डिजिटल डेटा को वास्तविक यानी रियल पेपर पर छापा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सूचना एंड इन्फॉर्मेशन को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना होता है। यानी आपके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट भी है ना, तो वो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होके आया है, जिससे अब प्रिंटर छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जिससे उपयोगकर्ता उसे पढ़ सके या इसको यूज़ कर सके। वर्तमान में प्रिंटर की कई प्रकार है, जिसमें आपका इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, और उसका जो है आपका मल्टी फंक्शन प्रिंटर भी है, और आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी है, 3D प्रिंटर भी आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। वर्कशीट किसे कहते हैं जी? वर्कशीट, तो वर्कशीट किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा है वर्कशीट मुख्य रूप से सेल का एक संग्रह है, यानी ग्रुप ऑफ सेल, जहाँ पर हम सभी डेटा रखते हैं तथा उसमें हेर फेर कर सकते हैं। अगर क्षेत्र के हिसाब से बताया जाए तो एमएस एक्सेल रो बार को दाईं ओर, कॉलम बार के नीचे का क्षेत्र वर्कशीट कहा जाता है। रो और कॉलम का जाल होता है। देखिए, रो और कॉलम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जो इस तरीके से जो होती है ना आपकी कॉलम होती है, ये इस तरीके से रो होती हैं, इनको रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है आपका? तो नंबर 1 2 3 के द्वारा। जो रो को पूछता है कि रो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 2 3 से। और जो कॉलम होती है इनको ABCD के द्वारा, ठीक है। और ये जो आपका बीच का एरिया बन जाता है, ये जो आपका बीच का एरिया है ना, इसको सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कितनी रो और कितनी सेल होती है, तो ये डेटा चेंज भी हो सकता है, याद रखिएगा। वर्कशीट बहुत सारे सेल का एक समूह होता है जिन्हें कॉलम और रो में दर्शाया जाता है। MS एक्सेल में एक वर्कशीट में 10,48,576 रो, और यानी 10,48,576 रो होती हैं, और जो है 16,394 कॉलम होते हैं। वर्कशीट में रो की पहचान जो है, मैंने आपको बताया, जो रो की पहचान करते हो ना, तो वो 1 2 3 से की जाती है, 1 2 3 4 5 इससे। और इसके अलावा जो कॉलम होते हैं ना, उनको लेटर से, जैसे ABCD E, इनसे जो है उसकी पहचान होती है कॉलम की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम, अब स्पैम तो आप जानते होंगे, जंक मेल आपने सुना होगा, स्पैम है किसी भी व्यक्ति को एक ही विषय पर बार बार मैसेज भेजना, स्पैमिंग स्पैमिंग कहलाता है, ठीक है जी। किसी को आप परेशान कर रहे हैं तो वो भी स्पैम में ही आता है। स्पैम मेल या मैसेज का मुख्य उद्देश्य यूज़र के कंप्यूटर का डेटा चोरी करना होता है। मुख्य रूप से जो इसका मेन टारगेट जो होता है ना, डेटा को चोरी करना होता है। जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक तथा जीमेल पर सबसे ज़्यादा स्पैमिंग होती है, ठीक है। अवांछित, जिसको आप नहीं चाहते हैं, या गैर ज़रूरी संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। ये स्पैम के अंतर्गत आता है, आपको ये बता चुका हूँ मैं। स्पैम से बचने के उपाय क्या है? सबसे पहले आप अपने जो पासवर्ड होते हैं, चाहे आपका गूगल का पासवर्ड है, आपके किसी भी चीज़ का पासवर्ड है, उसको 1 महीने में एक बार कम से कम अपडेट कर लेना चाहिए। मजबूत होना चाहिए आपका पासवर्ड। सिक्योर प्रोटोकॉल का उपयोग करें। लिंक्स को क्लिक ना करें। अगर आपके पास व्हाट्सअप पे या किसी भी चीज़ पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, किसी भी चीज़ पे लिंक आता है, आप नहीं जानते उसको किसने भेजा है, उसको नहीं जानते आप, लिंक में क्या है उसको नहीं जानते, तो क्लिक ना करें। अब व्हाट्सअप पे क्या भेजते हैं? अंबानी जी ने दिया 3 महीने का फ्री रिचार्ज, क्लिक करें और पाएँ अपना फ्री डेटा। ये बकवास सबसे ज़्यादा फैलती है व्हाट्सअप पे। आज तक हुआ नहीं हो ऐसा, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग क्लिक करते हैं। अनपढ़ लोग होते हैं तो कर लेते हैं क्लिक, लेकिन पढ़े लिखे जो होते हैं वो बहुत ही कम क्लिक करते हैं, क्योंकि उनको जानते हैं।
मजबूत पासवर्ड रखें, हर 3 से 6 महीने में अपना पासवर्ड बदले, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 महीने में जो है एक बार, या 2 महीने में एक बार, 3 महीने से कह रहा है, यहाँ पे 3 महीने दिया है तो 2 महीने में या 3 महीने में चलो एक बार बदल लेना चाहिए, या उसको जो है थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर लेना चाहिए। एंटीवायरस अपडेट रखें, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं ये पूछ रहा है, तो हाइब्रिड किसे कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिनमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है, लाइट पेन हो चुका है। इसके अलावा लाइट पेन के प्रकार, मल्टीमीडिया हो चुका है हमारा, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर देखें, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की भूमिका हालांकि हो चुका है, लेकिन फुल फॉर्म अगर आपने लिखी है तो अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पक्का क्वेश्चन बनेगा 100%। लैन से, मैन से और वैन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लोकल एरिया नेटवर्क लैन की फुल फॉर्म होती है, मैन की मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन की वाइड एरिया नेटवर्क होती है भाई, याद रखिएगा, फिर आप कभी कहो कि हमने लिखा नहीं था। इंटरनेट क्या है, इसका क्या यूज़ है, तो देखिए इंटरनेट की जो कहानी है ना वो बड़ी दिलचस्प है भाई। अर्पानेट का नाम सुना है, वहीं से शुरुआत होती है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट हो तो एक जाल या संरचना बनती है, इसी जाल को इंटरनेट कहते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। 15,000 होने में सिर्फ जो है अब 600 सब्सक्राइबर की कमी है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा जो है नंबर नहीं है, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो हो जाएगा भाई। तो समझ चुके हो, कंप्यूटर को एक दूसरे से एक माध्यम के जरिए कनेक्ट किया जाता है, जिन्हें हम TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये आपको बस याद रखना है, TCP/IP की फुल फॉर्म याद रखनी है, और 4 लेयर होती है इसमें, ये भी याद रखनी है आपको। दूसरे शब्दों में, कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट होने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, इन नियमों को TCP/IP प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 60 के दशक में, अगर यानी हम कहें 1969 यानी 1969, 60 का दशक कब लगेगा, 60 का दशक यानी 1960 से 1970 तक लगता है 60 का दशक, तो ये है दशक मतलब 10 साल, तो यही कह रहा है। तो 1960 के दशक लगभग 1962 से 1969 के बीच हुई थी। इसको सबसे पहले हम US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। दुनिया के सबसे पहले नेटवर्क या इंटरनेट का नाम अर्पानेट रखा, जिसकी फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक संदेश भेजने के लिए किया गया था। इसका इसके बाद यह लगभग वर्ष 1972 1972 तक दुनिया के लगभग सभी देशों तक पहुंच चुका था, और इसी के बाद इसका नाम बदल कर इंटरनेट कर दिया है। तो इंटरनेट को पहले अर्पानेट के नाम से जाना गया था, आप सभी को जो है ये भी बात याद रखनी है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से होती है, तो 15 अगस्त 1995 से भारत में शुरुआत हो जाती है इंटरनेट की। भारत में इंटरनेट की शुरुआत VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने की थी। इसे वर्तमान में टाटा कम्युनिकेशंस के नाम से जाना जाता है। तो आज भी, यानी जो आज भी भारत में इंटरनेट की बैकबोन बना हुआ है। इंटरनेट का यूज़ आप सभी जानते हैं, पेमेंट सबसे ज़्यादा जो आज यूज़ हो रहा है ना वो लेन देन, यानी डिजिटल इंडिया बना दिया है मोदी जी ने, तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तो होता ही है इंटरनेट का यूज़। ये भी सबसे अच्छा है, शिक्षा के लिए भी हो रहा है, खरीदारी करने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो है UPI यूज़ हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके एग्जाम में है नहीं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में आएगा ना वो आएगा क्या, वो आएगा आपके एग्जाम में कैल्क, लिबर ऑफिस कैल्क, वहाँ से, तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, किसमें, सूचना में, किसमें, सूचना में, लिनक्स में नहीं है, यूनिक्स में नहीं है, गलत हो जाएगा। अब यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आप जानते होंगे। जो आपका यूनिक्स है फ्री नहीं होता, जबकि लिनक्स आपका फ्री ओपन सोर्स होता है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए आवाज़ भी चेंज है। कंप्यूटर निर्धारित यानी इनपुट को, जैसे देखिए कंप्यूटर क्या करता है, आपने जो उसको इनपुट दिया है ना उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है आपको, सिंपल भाषा में ये है। प्रोसेसिंग कहलाती है क्या, अब प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, डेटा को व्यवस्थित करना या डेटा की गणना करना, दोनों ही हो जाएगा, तो उपयुक्त सी। मैंने आपको आज बताया था कि तुक्का कैसे लगाएं, तो इस तरीके से क्वेश्चन में दे देगा, उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है। प्रोसेस करना भी और गणना करना भी। हार्डवेयर शब्द का प्रयोग क्या होता है, तो भौतिक पुर्जों से होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते आप, जैसे लिब्रे ऑफिस को टच कर सकते हो क्या, अब आप कहोगे हम तो कर सकते हैं, आप कर सकते हो तो फिर आप भूत हो, आत्मा हो आप। हार्डवेयर शब्द का प्रयोग कह रहा है यहाँ पे, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है। ये मैंने आपको बता दिया है, जैसे आपका कीबोर्ड है, मॉनिटर है, इनको आप छू सकते हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। जिन्हें केवल हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, तो वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं भाई, ठीक है ना।
अब कह रहा है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। प्रिंटेड डिवाइस या प्रिंटेड आउटपुट, तो प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा। हार्ड कॉपी आपका बताया था शुरुआत में ही आपको मैंने, जो प्रिंटर के माध्यम से आपने निकाल लिया वो आपका प्रिंटेड आउटपुट हो जाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? तीन प्रकार के बताए सॉफ्टवेयर आपको मैंने, याद रखिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। आउटपुट किसे कहते हैं? अब आउटपुट तो आप जानते ही होंगे, आउटपुट किसे बोलते हैं भाई। तो देखिए, आउटपुट कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों का यानी रिजल्ट को आउटपुट कहते हैं, जो आउटपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, प्रिंटर है, प्लॉटर है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है, स्पीकर है। ये सारे के सारे आपके जो है आउटपुट के एग्जांपल हैं। आउटपुट के एग्जांपल है जो आप आंखों से देख पा रहे हो और जो आप कान से सुन पा रहे हो, तो ये किसका एग्जांपल होगा? आपने अपने मुंह से कुछ भी बोल दिया तो आपने इनपुट दिया या आउटपुट दिया? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आँखों से आप कोई चीज़ देख रहे हो तो वो आप इनपुट ले रहे हो या आउटपुट ले रहे हो? या कानों से आप कोई चीज़ सुन रहे हो, इनपुट है या आउटपुट है? तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे। आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को देखने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी जानते हैं इतना तो, क्योंकि इससे फ़ायदा यही है, जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कि एग्ज़ाम में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है यानी आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और क्वेश्चन करके आ सकते हैं, क्योंकि लेवल जो है एजुकेशन का, वो आपकी स्किल का, वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। रिजल्ट को यूज़र को, जो ये नहीं यूज़र को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मॉनिटर की मदद से कंप्यूटर में कुछ भी देख सकते हैं। जो मॉनिटर आपका, उसकी मदद से कंप्यूटर में कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी। ठीक है ना, कुछ भी देख सकते हैं। स्पीकर के द्वारा सुन सकते हैं तथा प्रिंटर एवं प्लॉटर जैसे उपकरण की मदद से रिजल्ट को हार्ड कॉपी जैसे कागज आदि में प्रिंट करवा भी प्रिंट करवा कर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो, आउटपुट के एग्जाम्पल में हम पढ़ रहे हैं कि आउटपुट क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मॉनिटर की मदद से आपने कुछ भी देख सकते हो, यानी आउटपुट ले रहे हो आप। ठीक है, आंखों से आप देख पा रहे हो तो आउटपुट है। स्पीकर की द्वारा स्पीकर के द्वारा आप कुछ भी सुन सकते हैं, स्पीकर के द्वारा आप कुछ भी सुन सकते हैं। तो जो आप सुन रहे हैं वो आउटपुट है। वो क्या है? आउटपुट तो मिल रहा है आपको वो। तो वो कानों से आप सुन रहे हैं और आंखों से आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये आउटपुट हो जाएगा। और हाथों से आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो आपका इनपुट होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हम पढ़ चुके हैं अपना। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं, ये वेब ब्राउज़र है। ये क्या है जी? एक वेब ब्राउज़र है। इतना तो सब जानते ही होंगे। नहीं जानते हैं तो एग्जाम में पूछेगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। एक वेबसाइट है, एक आपका सर्च इंजन है, या एक्सप्लोरर है, यानी सॉरी वेब वेब ब्राउज़र है, या कुछ नहीं है, तो वेब ब्राउज़र हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया? 1995 में, याद रखिएगा। यह एक वेब ब्राउज़र है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। यह एक मुफ्त वेब ब्राउज़र है जिसे साधारण आईई या एमएसआई कहा जाता है। यह वेब ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब पेज देखने की परमिशन देता है, अनुमति आपको देता है। इसका उपयोग ऑफलाइन नेटवर्क, इंटरनेट पर ऑफलाइन मार्केटिंग, स्ट्रीमिंग वीडियो और गाने सुनने के लिए होता है। वेब इस वेब ब्राउज़र को पहली बार 1995 में रिलीज़ किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र के पक्ष में इसे विंडोज़ 10 से हटा दिया गया था। ठीक है, इसे विंडोज़ 10 से जो है हटा दिया गया था। अतः यह विंडोज़ के कुछ संस्करण पर यानी वर्जन पर उपलब्ध रहता है, जैसे विंडोज़ 8.1। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1999 से बहुत ज़्यादा प्रचलित था, बहुत ज़्यादा। 2002 से 2003 के बीच इसका यूज़ 95% तक रहा है। ठीक है, एम एस आउटलुक क्या है? एम एस आउटलुक क्या है, ये देखिए। आउटलुक यानी ईमेल, ईमेल से रिलेटेड है। एम एस यानी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जो ईमेल को व्यवस्थित करने और व्यक्तिगत जानकारी को प्रबंधित करने का काम करता है। और इसमें ईमेल और कैलेंडर को एक साथ एक ही जगह पर रखा जा सकता है। अब देखिए, ईमेल से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल में जो आपका इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स में क्या होता है, ये पूछ सकता है कि इनबॉक्स का क्या यूज़ है। तो इनबॉक्स का यूज़, आपको जो कोई ईमेल भेज रहा है तो वो आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। आपने किसी को ईमेल भेजी है तो वो आपके सेंड बॉक्स में रहती है, और जिसको भेजी है वो उसके इनबॉक्स में चली जाएगी। अगर आपने कोई ईमेल भेजी, आपने भेज दी, ना तो आपके सेंड बॉक्स में है और जिसको भेजी है ना उसके इनबॉक्स में है, तो वो कहाँ हो जाती है? तो वो कहाँ पहुँच जाएगी? वो आउटबॉक्स में पहुंच जाती है। इसके अलावा आप कोई ईमेल लिख रहे थे, आपको कोई अर्जेंट काम आ गया, आप बैक हो जाते हैं, तो वो ड्राफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? तो वो ड्राफ्ट हो जाती है। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखना और भेजना मत किसी को, बैक हो जाना, तो ड्राफ्ट दिखाएगा मैसेज आपका, कि आप कोई मैसेज टाइप कर रहे थे लेकिन आप भूल गए उसको भेजना, तो वो ड्राफ्ट कर देता है। एक बार आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, व्हाट्सएप में दिखाएगा आपको। ठीक है,
डेटाबेस क्या होता है? तो देखिए डेटाबेस डेटा से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा का एक व्यवस्थित संग्रह यानी कि स्टोर है, जिसमें शब्द, वर्ड, संख्या, चित्र, पिक्चर, वीडियो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डेटाबेस का सीधा मतलब बहुत सारे डेटा का समूह, जिनके जिन्हें एक जगह सिस्टमेटिकली स्टोर किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस या मॉडिफाई या अपडेट जो है किया जा सके, बस इस डेटा से इतना याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम समझाओ। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम समझाओ तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं सबसे पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर के बीच माध्यम इंटरफेस प्रदान करता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन यानी फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट को संभालने और हार्ड डिस्क और प्रिंटर जैसे परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करने तथा बुनियादी कार्य करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये पूछ लेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे वेब ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आदि इसमें शामिल है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य घटक शामिल होते हैं कर्नेल कहलाते हैं। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब जो सब फेमस है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ हो गया आपका, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव से क्या समझते हैं आप? तो हार्ड डिस्क ड्राइव से क्या समझते हैं, सुनिए यहाँ पे। हार्ड डिस्क ड्राइव एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट, फोटो यानी पिक्चर्स, टेक्स्ट, वीडियो, सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल फाइलें सेव या स्टोर की जा सकती है, याद रखिएगा। यह एक बड़ा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कई तरह का डेटा एक ही जगह और बड़ी मात्रा में स्टोर किया जा सकता है। यह गीगाबाइट यानी जीबी, टेराबाइट यानी टीबी डेटा यहाँ तक इसको स्टोर कर सकता है, जीबी को। और उसको अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि एक जो जीबी है, एक जीबी में कितनी एमबी होती है? एक जीबी तो 1024 एमबी होती है, और एक एमबी में कितने के बी होते हैं? तो 1024 के बी होते हैं, याद रखिएगा आप ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखिए। हर कंप्यूटर में एक आंतरिक हार्ड ड्राइव, इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है हर कंप्यूटर में। इसके अलावा बाहरी हार्ड ड्राइव भी मिलती है, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल अर्थात बिजली के चले जाने पर, कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसमें डेटा जो है, डेट इसमें जो डेटा स्टोर है वो नष्ट नहीं होता है। वो नष्ट यानी नहीं जाता नहीं है वो लाइट जाने के बाद भी। अब इसका एग्जांपल आपका रोम भी है। रीड ओनली मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि जो रैम एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी वो आपकी वोलेटाइल होती है। ठीक है, डेस्कटॉप के मुख्य भाग। तो देखिए डेस्कटॉप एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे एक डेस्क या टेबल पर रखा जा सकता है। ठीक है जी, उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, जिसमें आपका कीबोर्ड होगा, एक माउस होता है, एक मॉनिटर होता है, स्पीकर भी रख सकते हो। जब डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब कंप्यूटर सिस्टम के बूटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, तब कंप्यूटर की स्क्रीन हमारे सामने दिखती है, इसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पर कह रहा है कि डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले अन्य अवयव, आइकन होता है सबसे पहले। ठीक है, माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन का ऑप्शन भी यानी एक फोल्डर सा बना होता है जिसमें कागज सा पड़ा होता है, एक डिब्बा सा, यानी स्क्रीन पे दिखाई देता है आपको ये टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, अब इसमें देखिए रिसाइकल बिन, इसमें वे सभी फाइलें और डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट कर चुके हैं, लेकिन उसको आप बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। टास्क बार, यह डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पत्ती है जिसके बाईं ओर स्टार्ट बटन तथा दाईं ओर घड़ी रहती है। टास्क बार में अन्य प्रोग्राम और आइकन जैसे कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि के आइकन बने होते हैं। स्टार्ट मेन्यू, यह टास्क बार के दाईं ओर कोने पर होता है जिसमें क्लिक करने पर यह खुल जाता है। ऑन ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन यानी आप कम्युनिकेशन के एग्जांपल पूछ रहे हैं, जैसे आपका ईमेल है, व्हाट्सअप भी आएगा इसमें। ईमेल एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन का प्रभावी माध्यम है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से एक दूसरे से कंप्यूटर से दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजना और प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का आज ऑनलाइन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल वर्ल्ड बनता है बनाता है।
इसमें दुनिया भर के लोग जुड़ रहे हैं आपस में, आप सभी जानते ही हैं। फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है, तो देखिए फेसबुक तो आप सभी जानते ही हैं भाई, फेसबुक तो सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है। फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। एक बार में कितने फोटो, 100 फोटो अपलोड कर सकते हैं, 5,000 फ्रेंड बना सकते हैं। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज 13 साल है। इसका हेडक्वार्टर यूएसए कैलिफोर्निया में है। फेसबुक में 7 रिएक्शन होते हैं, लाइक का, एंग्री का, हाहा का, ठीक है ना। और मैंने आपको बताए थे कितने सारे होते हैं, तो वो सारे रिएक्शन भी जो आपको याद रखने हैं। फेसबुक में जो लिमिट है वो बता चुका हूँ मैं आपको। तो फेसबुक से देखिए क्वेश्चन बन सकता है क्या, फेसबुक एक एप्लीकेशन नेटवर्किंग साइट है, इसके माध्यम से हम किसी को संदेश भी भेज सकते हैं। और जो आपका इंस्ट वो आता है ना फेसबुक मैसेंजर, वो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल होता है। इस पर अकाउंट बनाया जा सकता है, इस पर हम अपनी तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग दोस्तों, परिवार और साथियों को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म है आपके पास, ठीक है। और इसमें जो है सोशल मीडिया विभिन्न आवश्यकताओं के लिए लोगों को व्यवसाय से जोड़ने में भी आपकी हेल्प करता है। आजकल तो लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं, जैसे यूट्यूब से कमाते हैं। पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है तथा वीडियो किस तरीके से अपलोड करते हैं पीडीएफ को और वीडियो को। तो पीडीएफ तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए किसी वेबसाइट पर जाना पड़ता है आपको, ठीक है। अपलोड पर क्लिक करके जिसमें पीडीएफ हो या आपकी वीडियो, उसको अपलोड किया जा सकता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। इसका विकास एडोब द्वारा 1992 में किया गया था। यह एक तरीके का फाइल फॉर्मेट है जो पीडीएफ है आपके पास, ये जानते ही हैं आप। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, तो सभी, यानी एक्यूरेसी भी है, मेमोरी भी है, स्पीड भी है, सबसे फास्ट काम करता है बिना गलती के। तो कंप्यूटर जो है, ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं, नहीं अच्छी बात है इसकी। वर्तमान युग में कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। कंप्यूटर की विशेषताएं ही इसको हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो स्पीड है, इंसान से ज़्यादा स्पीड से काम कर सकता है, हालांकि इंसान नहीं बनाए हैं। एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, डिलीजेंस है यानी सक्षमता किसी भी काम को करने के लिए। तो पावर ऑफ रिमेंबरिंग यानी याद भी रखता है। विजिबिलिटी भी है, ऑटोमेटिक स्वचालित है, स्टोरेज भी की कैपेसिटी भी है। कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है किसके आधार पर, तो कंप्यूटर का यानी वर्गीकरण किस तरीके से बांट सकते हैं, विकास के आधार पर, काम के आधार पर, सॉफ्टवेयर के, यानी सभी के डी हो जाएगा इसमें। विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस से आता है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जुड़ने के लिए, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आपके जो सिलेबस में अभी जुड़ा है, पहले नहीं था। तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ था किसका, तो देखिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का, इंटरनेट का, वैन का, या इनमें से कोई नहीं, तो डी। नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ था, तो इसमें हो जाएगा डी। दो या दो से अधिक विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को गेटवे कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गेटवे बोलते हैं। यह दूर संचार में उपयोग किया जाने वाला एक नेटवर्क मोड है जो दो नेटवर्क को विभिन्न ट्रांसमिशन कंट्रोल के साथ जोड़ता है। तो गेटवे ऑप्शन में नहीं, तो इसमें हो जाएगा डी, ठीक है। एम एस एक्सेल किस तरीके का प्रोग्राम है, तो आप जानते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है आपका, याद रखिएगा। कंप्यूटर पर ये तो हो जाएगा। इनपुट डिवाइस, मैंने आपको बताया था आउटपुट और इनपुट से क्वेश्चन आएगा ही। तो इनपुट डिवाइस का काम कंप्यूटर को इनपुट देना है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड की मदद से टाइप करने से कंप्यूटर को इनपुट एवं निर्देश मिलते हैं। इसके अलावा माउस की मदद से कर्सर द्वारा कंप्यूटर को इनपुट और निर्देश मिलते हैं। इसी तरीके से इनपुट डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के कमांड और इनपुट मिलते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था ना, हाथ आपका इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, यानी काम करता है इनपुट की तरह से। तो जैसे कीबोर्ड से, माउस से आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में मापी जाती है, तो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में, गीगा हर्ट्ज में, जी एच जेड लिखते हैं। और जो ये जेड है ना, ये सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है इसमें। तो ये आपका सब स्क्रिप्ट है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट भी होती है, सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट भी होती है, याद रखिएगा। तो जी एच यानी गीगा हर्ट्ज में नापी जाती है, याद रखिएगा। ये क्या निर्धारित करता है कि प्रोसेसर कितनी तेजी से निर्देशों को निष्पादित यानी एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। गीगा हर्ट्ज को क्लॉक स्पीड या क्लॉक रेट के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर की दूसरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकंड यानी सेकेंडरी। तो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी को बाहरी मेमोरी या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। दूसरी मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं की जा सकती। इसमें स्टोर डेटा को पहले रैम में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में कॉपी किया जाता है, फिर सीपीयू में ट्रांसफ़र किया जाता है। उदाहरण हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम रोम आ जाता है, याद रखिए, ठीक है। वास्तविक यानी रियल टाइम सिस्टम, तो आर टी ओ एस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे।
एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल रियल टाइम एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को RTOS भी लिखा जा सकता है या कहते हैं। RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय के अंदर अपने काम को पूरा करता है, इसलिए यह बहुत ही फास्ट हो जाएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग रॉकेट लॉन्चर और ATM मशीन, ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाती है। ठीक है। नोटपैड क्या है ये पूछ रहा है, तो नोटपैड एक आपका टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड क्या है जी? टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड, आप जानते हो, जैसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है उसी तरीके से नोटपैड भी है एक। तो इसमें ये कह रहा है कि नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक सरल टेक्स्ट एडिटर और बुनियादी टेक्स्ट प्रोग्राम है, जिसे जो कंप्यूटर को दस्तावेज बनाने में सक्षम बनाता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1983 में लॉन्च किया गया। वेब पेज बनाने के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। वेब पेज आपको बनाना है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोडिंग करनी है सबसे पहले एक ब्राउज़र होना चाहिए और आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर भी होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यह केवल टेक्स्ट फाइलें स्टोर करता है। नोटपैड में छवि या ग्राफिक्स नहीं जोड़े जा सकते, एक इंपॉर्टेंट है। अब नोटपैड के बारे में कौन सा कथन गलत है ऐसे पूछेगा, तो नोटपैड में छवियां या ग्राफिक्स नहीं जोड़े जा सकते, ये गलत हो जाएगा। सामान्यतः एक नोटपैड में केवल 5 विकल्प होते हैं, इसमें फाइल संपादन, दृश्य प्रारूप और सहायता शामिल है। मल्टीमीडिया हो चुका। वेब ब्राउज़र क्या होता है देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र कहलाता है। जो कोई यूज़र कुछ जानकारी का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से डेटा लेता है और यूज़र की यानी उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर वेब पेज प्रदर्शित करता है। 1990 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया पहला वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW था। ठीक है। 1989 में शुरू किया, 1990 में बन के तैयार। 1993 मोज़ैक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आपका बना, मोज़ैक। ठीक है। वेब ब्राउज़र जारी किया गया था जिसमें चित्र जोड़ने की सुविधा और एक उन्नत ग्राफिकल इंटरफेस था। यह दुनिया का पहला लोकप्रिय ब्राउज़र था जिसको हम पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र भी कहते हैं। तो मोज़ैक आता है और पहला सर्च इंजन आपका आर्ची है। विंडोज़ में नया फ़ोल्डर किस प्रकार बनाया जा सकता है? विंडोज़ में कह रहा है कि नया फ़ोल्डर किस प्रकार बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। बस 10 या 15 मिनट में जो है ख़त्म कर रहे हैं वीडियो को, 1 घंटा लगभग हो जाएगा। विंडोज़ में एक नया फ़ोल्डर बनाने के लिए अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। ठीक है। इस मेन्यू को न्यू को क्लिक कीजिए। इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का मेन्यू दिखाई पड़ने लगेगा। अब हमें फोल्डर वाले विकल्प को क्लिक करना होगा। इसके बाद न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पर दिखाई देगा। आप इन नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप करके नया फोल्डर नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से नेटवर्क के प्रकार बताइए, तो नेटवर्क के जी 3 प्रकार होते हैं, बता रहे हैं आपको। लैन, मैन और वैन। पैन भी आता है इसमें, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो जाएगा, लेकिन बेसिकली जो कंप्यूटर के 3 ही प्रकार है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। अब जो लैन है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। लैन का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि इसका उपयोग कहाँ कर रहे हो आप। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नेटवर्क लिमिटेड एरिया में होगा, जैसे कार्यालय, घर या भवन में यानी किसी बिल्डिंग में हो सकता है। इसका जो 1 किलोमीटर का दायरा होता है, इसका डिस्टेंस जो कवर करता है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यह एक बड़े शहर, लार्ज एरियाज में, सिटीज़ में काम करता है। यह लैन नेटवर्क से बड़ा होता है। बताया था मैंने आपको, जो मैन होता है वो लैन से बड़ा होता है, क्योंकि यह एक मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कई बिल्डिंग में उपकरणों को जोड़ता है। यदि कोई शहर या कस्बा छोटा होता है तो यह आसपास के कई सिटीज़ को, टाउन को जो है कवर कर सकता है, जो आपका मैन होता है। उसके बाद है आपका वैन, ये तो देशों, महादेशों, महाद्वीपों में काम करता है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। यह एक बड़ा नेटवर्क है जो कई सिटीज़ और एरियाज को डिवाइस से जोड़ता है। कई ब्रांचेस वाले लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, रिमोट वर्क्स, सप्लायर्स आदि इस नेटवर्क का यूज़ करते हैं। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, तो सर्च इंजन आप सभी जानते हैं, सर्च करने के लिए जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको कीवर्ड्स की मदद से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट के द्वारा चलाया जाता है। इंटरनेट ज़रूरी है, वेब ब्राउज़र हो या सर्च इंजन हो, दोनों के लिए इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है, जहाँ पर हम किसी भी प्रकार की सूचना को खोज सकते हैं। हम जो भी चीज़ खोजना चाहते हैं उसके अनुसार सर्च इंजन द्वारा सारे काम हमें सारे विकल्प प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए लिब्रे ऑफिस मैंने आपको पूरा पढ़ा ही रखा है। ये वो क्वेश्चन है जो आप
नहीं जानते हैं, जानते भी हैं तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के जो देगा आप उसको कर सकते हैं। बाकी लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़िएगा आप, क्योंकि उसमें 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग यानी राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, 3 पार्ट तो आपके यानी 3 चैप्टर यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। पहला दूसरा मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको थ्योरी के रूप में, और जो बाकी के हैं ईमेल वो भी कवर हो जाएगा इसमें, ई गवर्नेंस वगैरह वाले हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे देखिए गूगल, याहू, विंग, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये तो हो गया है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गया है आपका, ईमेल, चैट वगैरह, सोशल नेटवर्किंग साइट इसी में आता है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है किस नाम से? तो पॉम टॉप कैलकुलेटर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चार्ल्स बेबेज ने प्रथम कंप्यूटर यानी मशीन 1822 में बनाया था, जिसका नाम डिफरेंस इंजन था। इस इंजन यानी इस मशीन में सॉफ्ट और गियर लगा था, और यह मशीन भाप से चलती थी। किससे? भाप से चलती थी यह मशीन। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर हैं मिनी, मेन फ्रेम, सुपर या माइक्रो। तो व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कौन से हैं? तो माइक्रो। अब आपको ये बताना है कि सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो माइक्रो होते हैं या मिनी होते हैं? तो देखिए मिनी नाम से छोटा लग रहा है, लेकिन छोटा नहीं होता है। सबसे सबसे बड़ा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, याद रखिएगा। परम 8000 जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। और अगर पूछेगा कि बताओ वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, तो आपका वहाँ पे CRY यानी क्रेवन हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जो विशेष रूप से व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इन कंप्यूटर को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर मुख्य रूप से सहायक होते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की जो संख्या होती है, कितनी होती है फंक्शन की? तो कीबोर्ड में फंक्शन की जो आपकी 12 होती है, 12 होती है। ये 12 फंक्शन की F1 से F12 तक होती है, सब कीबोर्ड में सबसे ऊपर ही होती है। इन फंक्शन कुंजियों को अन्य कुंजी जैसे कंट्रोल ऑल्ट कुंजी या शिफ्ट के साथ जोड़ा जा सकता है, और इनका यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे F1 का पूछ लेता है कि F1 का यूज़ बताओ, तो F1 का यूज़ हम हेल्प के लिए करते हैं। किसके लिए? हेल्प के लिए करते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ओ लेवल में पूछता है हेल्प के लिए किस शॉर्टकट का यूज़, तो F1 का। आउटपुट का कौन सा माध्यम है? तो प्रिंटर आउटपुट का एग्जांपल हो जाएगा, मैंने आपको बताया ये। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी यूज़ करते हैं? तो देखिए क्या कह रहा है, बाईं ओर डिलीट करना है। अब मान लो ये कर्सर है, तो इसका बायां किधर है और दायां किधर है? तो अगर बाएं की बात करें तो इधर, और दाएं की बात करें तो इधर। तो कह रहा है कि बाईं ओर कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो आप क्या दबाएंगे? बैक स्पेस। क्या दबाते हैं आप? बैक स्पेस दबाएंगे, तो आपका जो है बाईं ओर का मिटता चलता है। जैसे मान लो मैं कर्सर अपना यहाँ पे रख दूँ, बाईं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये बैक स्पेस दबाऊंगा तो इधर को मिटा देगा सारा। ठीक है, ये होता है। तो डिलीट क्या करता है फिर? दाईं ओर मिटाता है या नहीं मिटाता? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी बैक स्पेस बटन है। बैक स्पेस की एक कीबोर्ड की है जो कर्सर की वर्तमान स्थिति या बाईं ओर किसी भी वर्ण को हटा देता है भाई। ठीक है, ये आपका हो गया है। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन, एनिमेशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डिजाइनिंग, ड्राइंग, लेआउट बनाना तथा फोटोग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। एनिमेशन के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, 2 डायमेंशन एनिमेशन और 3 डायमेंशन एनिमेशन। ठीक है, स्पैम किसे कहते हैं? आपको मैंने बताया था, स्पैम अनचाहे मेल या कोई मैसेज आपको बार बार कर रहा है तो स्पैम में आ जाता है। इंटरनेट पर लोगों को अवांछित संदेश या विज्ञापन बार बार भेजना, जिसका लोगों ने अनुरोध नहीं किया यानी जिसकी रिक्वेस्ट ही नहीं की, उसको स्पैम कहते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट जोड़ने में किसकी सहायता होती है? तो ये देखिए, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो कंप्यूटर को इंटरनेट जोड़ने में मॉडेम की सहायता लेते हैं। राउटर का उपयोग भी कंप्यूटर को बिना तार के इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक या एक से अधिक नेटवर्क को एक साथ जोड़कर इंटरनेट से जोड़ता है। वाई मैक्स क्या है? वाई मैक्स, तो वाई मैक्स जो यहाँ पे देखिए, वाई मैक्स एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक मानक है। वाई मैक्स का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है, जिसे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क भी जिससे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यानी मैन को बनाने के लिए खास रूप से तैयार किया गया है। यह वाईफाई के समान नहीं होता। वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फाइडेलिटी होती है, लेकिन इसमें कनेक्ट होने वाले डिवाइस और इसकी रेंज वाईफाई से कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ये तो छोड़िए। स्क्रॉल बार की उपयोगिता, स्क्रॉल बार ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है हमारा। इसके अलावा कंप्यूटर में कंट्रोल की के क्या काम है, ये पूछ रहा है।
तो कीबोर्ड पर कंट्रोल की ऐसी शॉर्टकट की है कुंजी है जिसे अन्य की के साथ संयोजन में दबाकर उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात करें कंट्रोल की के कार्य, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल सी से कट करते हैं, कंट्रोल वी से आप पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, और कंट्रोल यू से आप क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ये बात आप जानते हैं, कंट्रोल यू से क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। उसके बाद है रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो रैम और रोम दोनों आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन आएगा जरूर यहाँ से। ये सिलिकॉन से बनी एक सेमीकंडक्टर होती है जिसमें डेटा व प्रोग्राम स्थायी रूप से स्टोर होते हैं। यह एक स्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा व प्रोग्राम विद्युत सप्लाई न होने पर, यानी बिजली सप्लाई न होने पर अथवा कंप्यूटर बंद होने पर भी मिटता नहीं है, डेटा रहता है, ज्यों का त्यों ही उसमें रहता है। इंकजेट और लेजर प्रिंटर के बीच एग्जाम्पल बताया। पेन ड्राइव क्या है ये पूछ रहा है। तो पेन ड्राइव एक छोटा डिजिटल डिवाइस है। इसमें इसे डेटा स्टोर करने के कारण स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है पेन ड्राइव को। इसका प्रयोग यानी प्रमुख उपयोग जो है डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संगीत, फिल्म, फोटो और डॉक्यूमेंट को स्टोर करने में भी किया जाता है। पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव या यूएसबी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन के द्वारा पेन ड्राइव का यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर जो है पेन ड्राइव। शॉर्टकट की जो है ये यहाँ पे जो लिखी हुई ना, ये आपके एग्जाम में यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी इंटरनेट या ऑनलाइन कोई सामान लेन देन या उसको खरीदना बेचना ई कॉमर्स में शामिल है। सोशल नेटवर्किंग में आप सभी जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर मुख्य रूप से इंटरनेट पे जो भी आप सामान खरीदते हैं या उसको बेचते हैं वो इसमें शामिल होता है। फेसबुक और ट्विटर जो है, सबसे पहले देखिए फेसबुक और ट्विटर। अब ई कॉमर्स का एग्जांपल याद रखिएगा, अमेजोन है आपका, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, ज़्यादा तो यही फेमस है, मीशो वगैरह भी आता है इसमें, लेकिन जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है ये ज़्यादा फेमस है। ट्विटर और फेसबुक। अब देखिए फेसबुक एक अमेरिकन ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जो मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थित है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में फेसबुक का जो हेडक्वार्टर याद रखिएगा। और नामी कंपनी फेसबुक इनकॉर्पोरेशन की प्रमुख सेवा है। इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, याद रखिएगा। हार्वर्ड कॉलेज के छात्रों और रूममेट इनके द्वारा इसकी जो की गई थी। फेसबुक को व्यक्तिगत कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे उपकरणों से एक्सेस किया जा सकता है, यानी इस पर चला सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़रूरी है, यहाँ पे लिख दिया गया है क्या, कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ज़रूरी है फेसबुक को चलाने के लिए। रजिस्टर करने के बाद जब आप इस पर अकाउंट बनाते हैं तो उपयोगकर्ता अपने बारे में एक अनुकूलित प्रोफाइल बना सकता है। एज क्या है, मेल है, फीमेल है, डीओबी क्या है, ये सब। अकाउंट बनाने की एज 13 साल है, याद रखिएगा। जिसमें उसके बारे में विभिन्न जानकारी हो सकती है, कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ रहते हैं, ये सब भी उसमें प्रोफाइल में तो ये सब होता है। वे टेक्स्ट, फोटो और मल्टीमीडिया पोस्ट कर सकते हैं जो किसी भी अन्य यूज़र के साथ शेयर किए जा सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट भी कर सकते हैं, जब तक आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं देख सकता। जो किसी भी अन्य हो गया शेयर किया सकते हैं, जो कि उनके मित्र हो सकते हैं या उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कह रहा है कि हो या फिर अलग प्राइवेसी की सेटिंग के साथ अन्य यूज़र के साथ शेयर किए जा सकते हैं, यानी जिसको आप चाहते हैं सिर्फ उसी को भी दिखा सकते हैं या सबको भी दिखा सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहती है उसमें। उपयोगकर्ता विभिन्न एम्बेडेड एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं, कॉमन इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जिस ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, और अपने फेसबुक फ्रेंड्स की गतिविधियों और उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले फेसबुक पेजों की सूचनाएं भी आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ट्विटर आप सभी जानते होंगे, ट्विटर के बारे में तो भाई, ट्विटर एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग, इसका जो सिंबल है ना, यानी हैशटैग के द्वारा जो इसको कोई भी पोस्ट होती है वो ट्रेंडिंग की जाती है। इसमें जो होता है बर्ड्स यानी चिड़िया का लोगो होता है एक तरीके से, जिस पर उपयोगकर्ता पोस्ट करते हैं, ट्वीट्स के रूप में जाने वाले मैसेजिंग द्वारा बातचीत करते हैं। ट्वीट्स को मूल रूप से 140, तो अब ये 140 नहीं, अब आप कितने वर्णों में या कितने कैरेक्टर में ट्वीट कर सकते हैं, तो 280 कैरेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी दिया है। 140 वर्णों तक सीमित रखा गया था, लेकिन 7 नवंबर 2017 को इस सीमा को दोगुना यानी 280 कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए कितने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, तो 280 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता ट्वीट्स को पोस्ट, लाइक और रीट्वीट कर सकते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड यूज़र केवल उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट है तो आप उस पर रीट्वीट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। यूज़र जो है लघु मैसेज सेवा, एसएमएस, मोबाइल डिवाइसेज, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऐप यानी ऐप, या अपनी वेबसाइट इंटरफेस के माध्यम से ट्विटर तक पहुंच सकते हैं। ट्विटर आईएनसी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है। अब ट्विटर का जो वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो
फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके दुनिया भर में 25 से अधिक कार्यालय हैं। ऑफिस कितने हैं इसके दुनिया भर में? वर्ल्ड में 25 से ज़्यादा उसके ऑफिस है, लेकिन हेडक्वार्टर जो कैलिफोर्निया में ही है। ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन देखिए, ट्विटर का जो फाउंडर है वो जैक डोर्सी को माना जाता है। और कब आया ट्विटर? 2006 में। 2006 में जो है ट्विटर आ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके जो फाउंडर है वो जैक डोर्सी है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है, आप सभी जानते हैं। 321 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है डेटा, तो आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये होता है आपकी थ्योरी क्लास, यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं। जो भी इसमें पढ़ाया गया है आपको, उम्मीद करता हूँ वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, लेकिन आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं और कुछ नहीं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। थैंक यू, बाय।